और इतनी बहसें चल रही हैं हमारे यहां, टेलीविजन पे आप बहस देखते हैं। इन बहसों में यह बहुत बताया जा रहा है श्रीनगर में इंटरनेट नहीं काम कर रहा। 1990 में जब मस्जिदों का सहारा लेकर के, कुरान और हदीस का हवाला लेकर के, जब एक एक घर में, ये टीपालाल टकलू का घर है, ये सुशील का घर है, ये गौरव का घर है, ये अंबरदार का घर है, जब पूरे कश्मीर वैली की मस्जिदों में से अजानें दी जा रही थी और नाम किया जा रहे थे और सामूहिक तौर पे आपने बलात्कार, मर्डर किया और नारे भी कैसे कैसे थे। ये सब कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। हमारे साथ के कई पत्रकार मित्र हैं जिनके घरों में लाशें थी, वो भाग के आए, उन्होंने किताबें लिखी हुई। नारा भी क्या था इससे पता चलता है मानसिकता। जो लोग कहते हैं कि हम शांति का धर्म है, उसको कहते हैं कि रिलीजन ऑफ पीस। अब ये पीस है या दूसरी वाली पीस है, कौन सी पीस है नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया में विज्ञापन हो रहा है कोका कोला की तरह, और पूरी दुनिया को सबको पता है कि देश भर में कहां कहां ये हो रहा है और क्यों हो रहा है। उन लोगों ने, जिन पंडितों को मारा गया, जो लोग छोड़ के आ गए, आप सोचिए कि उस वक्त जब कश्मीरी पंडित भागे हैं अपने घरों से, जो जीवित थे, 5 लाख अपने देश में जो वहां के मूल निवासी थे, उनको लोग कहते हैं ये कायर थे, इतने लोगों ने मारा, मारने वाले तो कम थे, क्या कुछ हथियार नहीं उठा सकते थे? शुक्र करो कि अभी उठाया नहीं है। इसलिए नहीं उठाया उन्होंने कि वो हथियार नहीं उठा सकते थे, इसलिए कि 5000 साल पुराना डीएनए जो है वो इस बात का गवाह है कि जितने कश्मीरी भागे, ना तो उन्होंने सोना घर से लेके भागे, ना कपड़े लेके भागे, ना कोई प्रॉपर्टी की चीज लेके भागे। आप यकीन मानिए 99% लोग अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और उनकी मार्कशीट लेके भागे, और उसका परिणाम है जो लोग ये कहते हैं ना, ये मक्कारी और मुनाफिकत इस देश में चल रही है कि भाई देखिए उनके पास रोजगार नहीं है इसलिए वो आतंकवादी बन जाते हैं, रोजगार नहीं है इसलिए पत्थर उठा लेते हैं। रोजगार तो इस देश में करोड़ों हिंदुओं के पास भी नहीं है, वो भी पत्थर उठा ले पत्थर। ये जो नैरेटिव क्रिएट किया गया है, ये कि ये खास लोग हैं बेचारे, ये भटके हुए लोग हैं, ये आर्मी में भी पत्थर चलाते हैं, जो इनको खाना देता है उसको पत्थर चलाते हैं, जिन पड़ोसियों ने पाला उनके साथ रेप और मर्डर किया। आज भी 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित पूरे देश में कहीं कहीं भी रह रहे हो, उनके बच्चे या तो सीईओ बन रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में आज भी बड़े पदों पर हैं। ये उनके डीएनए की बात है। लिहाजा ये कोई नहीं कह सकता कि वो कायर लोग हैं। सनातन धर्म को मानने वाले लोग कायर हो ही नहीं सकते। ये बात अलग है कि आपको इस लंबे 1000 साल के कालखंड में इतना छोटा कर दिया है कि आप न तो अपने इतिहास को जानते हैं, न अपने रूट को जानते हैं। और जिस किस्म के भजन गाए गए इस देश के अंदर, क्योंकि सत्ता पे बैठने वालों को जल्दी थी, उन्होंने ऐसे ऐसे नैरेटिव बनाए जिसका हमारी संस्कृति से कोई मतलब ही नहीं था, झूठ फैलाया। उसमें एक बड़ा झूठ है जिसके बारे में मैं पूरे देश को आगाह करना चाहता हूं। सब धर्म बराबर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब धर्म हो तो बराबर होंगे। धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब मजहब है। और मजहब और धर्म में फर्क होता है। हमको गलत तरीके से बताया गया, इसलिए मैंने अपनी बातचीत शुरू आपसे की थी संविधान की उन तस्वीरों से। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को कम से कम यह सोचना चाहिए, जो बहुत ही ईमानदार बताते हैं अपने आप को। उसी संविधान में तस्वीरें हैं कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के पास तो ओरिजिनल संविधान है। उसी संविधान की शपथ लेकर के चीफ जस्टिस बनता है कि नहीं बनता है?
सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस उसी संविधान की शपथ लेके बनते कि नहीं बनते। लेकिन कमाल है, गवाह जब पेश होता है तो उससे कहते हैं गीता पे कसम खाओ। उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो गीता पे कसम खाने के बाद सच बोले। ये वो जज साहब कह रहे हैं कि जिस रामायण का, जिस संविधान में भगवान राम की तस्वीर लगी हुई है, उसकी शपथ भी ले रहे हैं और बहस कर रहे हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। अगर झूठ कोई बोल रहा है तो जज साहब आप बोल रहे हैं। आप या तो शपथ गलत ले रहे हैं या शपथ के नाम पे धोखा कर रहे हैं। वो जो आदमी खड़ा है जिसको आपने कहा है कि गीता पे शपथ लेकर कहो कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, वो तो फिर भी अपने बचने के लिए कुछ झूठ बोल सकता है, लेकिन शपथ तो ले रहा है। लेकिन आप तो जिस संविधान की शपथ ले रहे हैं उसके विपरीत काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा पढ़िए, चीजें मौजूद हैं, यही मौजूद है, कहीं जाना नहीं है, एक घटना नहीं है। 1961 में देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थोड़ी देर के लिए जरा सोचिए इस घटना को। नेहरू जी के निकटतम दोस्त, ये कहता हूं तो लोगों को पता चल जाता है, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। वो दोस्त भी थे, वगैरह वगैरह भी थे। इशू ये नहीं है, इशू यह है कि 1961 में भारत का रिपब्लिक डे था। उस रिपब्लिक डे परेड में जिनसे हमने जान छुड़ाई थी, कई सौ साल लड़ते लड़ते, वो क्वीन एलिजाबेथ II हमारी मुख्य अतिथि थी। इशू ये भी नहीं है, इशू क्या है? इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों ने देश चलाया है वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाया है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग क्या कहेंगे, सबने ताक कर दिया। आज तो छोटी छोटी बात के ऊपर इस सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ये डिक्टेटर है, ये संविधान के खिलाफ है। ये सिर्फ इसलिए कहा जाता है ताकि आप सच बात तक न पहुंचे। नेहरू जी ने पहले तो माउंटबेटन के दबाव में एलिजाबेथ को गेस्ट बनाया, और फिर दूसरा दबाव, क्योंकि नेहरू पर दो दबाव थे, एक तरफ माउंटबेटन थे, दूसरी तरफ उनकी पत्नी थी, दोनों तरफ के दबाव थे उनके ऊपर। उस दबाव में आपने भारत के राष्ट्रपति से क्या कहा? आपने कहा जब गार्ड ऑफ ऑनर होगा, भारत की सेनाएं सैल्यूट करेंगी। तो माउंटबेटन ये चाहते थे, जिसे नेहरू जी ने मान लिया, ये कहा कि एलिजाबेथ के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सैल्यूट लेंगे। इसको लेकर के गुस्सा था लोगों में, आर्मी में गुस्सा था, बहुत समझाया लोगों ने उनको। फिर जब आर्मी के कुछ लोगों ने उस मौके पे कुछ बोला, तो वो पूरा उन्होंने जो डिसीजन लिया था कि एलिजाबेथ भारत की सेनाओं की सलामी नहीं ले सकती, वापस लेना पड़ा। ये बात किसने लिखी है? ये 5 जन में नहीं छपी। ये किताब है वन लाइफ इज नॉट एनफ, रिटन बाय कुंवर नटवर सिंह। कुंवर नटवर सिंह वॉज द मेंबर ऑफ द किचन कैबिनेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। ये बात उन्होंने लिखी है, उनका आरएसएस से कोई लिंक नहीं, कोई लेना देना नहीं। उसी किताब में एक और घटना है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप जब जाएं, मेरे आने और आपके बीच में रिश्ता यही है कि आप तार्किक तौर पे इतने मजबूत हों कि जो लोग राष्ट्रवाद को गाली देते हैं उन्हें बताइएगा कि अपना वाद बताओ क्या है। हमने उनके वाद को भी बर्दाश्त किया 70 साल तक, उस पर भी मैं आऊंगा। जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया, सबको पता ही है। मैं तो स्कूल में पढ़ता था उस समय। उनके निधन के बाद, काफी समय के बाद, बहुत सारे जो राष्ट्रवादी होंगे जिनको लगता था कि एक दूसरी सोच का कोई आदमी जिसने एक क्रांति की है,
किसी ने यह प्रपोजल रखा भारत के संसद में कि उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि नहीं? बघेल साहब, मैं नहीं जानता कि ये अज्ञानता थी, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले दिन से चुनाव लड़ रहे थे। ये बात अलग है कि इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया आप लोगों ने, वो पहले दिन से चुनाव लड़ रहे थे, उनका रिकॉर्ड है पार्लियामेंट जाने का। उनको ये घटना जरूर पता होगी, भले ही आज की जनरेशन को ना पता हो। सवाल ये उठा कि वो तो सदस्य नहीं है इसलिए उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। ये घटना 75-76 के बाद की है जब जेपी की मृत्यु हुई है, लेकिन उसी वन लाइफ इज नॉट एनफ के अंदर एक जगह नटवर सिंह ने पेज नंबर 42 पे लिखा हुआ है, आखिरी पैरे में, आप सबको पता है, आप हंस सकते हैं, लेकिन उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी 2 दोस्त हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो आपका निजी मामला है। नेहरू जी की भी एक दोस्त थी, उसमें जो शब्द लिखा है मैं वही रिपीट कर रहा हूं। उसमें लिखा है एडवीना माउंटबेटन फॉल इन लव विद नेहरू जी, यही शब्द है, मैंने नहीं लिखा। नेहरू जी ऐसी तमाम अच्छी बातों को प्रॉपर्ली रेसिप्रोकेट भी करते थे, अच्छे आदमी थे, किसी का दिल नहीं तोड़ा आज तक। विषय गंभीर है। 1960 में एडवीना माउंटबेटन की मलेशिया के एक आइलैंड पे मौत हो गई। ये देश को पता होना चाहिए, इस जनरेशन को पता होना चाहिए ये देश कैसे चल रहा था भाई। 1960 में एडवीना की मौत होती है, भारत की पार्लियामेंट के अंदर नेहरू जी उसको श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी गुलामी का कारण और आज जिस मोड़ पे हम खड़े हैं उसके पीछे ये तमाम घटनाएं हैं, जो कुछ पता चली हैं, कुछ और पता चलने वाली है। कोई नहीं बोला पार्लियामेंट के अंदर कि एडवीना माउंटबेटन प्रॉक्सी मेंबर थी क्या, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव थे क्या, वो कब चुनाव लड़े। लेकिन उन्होंने उसके बाद जो आखिरी लाइन लिखी है नटवर सिंह ने, उन्होंने कहा इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। ये घटना क्यों नहीं पता है देश को, क्यों नहीं संसद के लोगों को पता है? और क्या 75-76 में लोग कम थे जो इन बातों को नहीं जानते थे, नहीं बोले? इसके लिए भी हमें कांग्रेसी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने बहुत सारी घटनाओं का जिक्र जानने या ना जाने, अनजाने में जाना ही नहीं।